दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के हाथ में 4 जून के बाद जो उनके दोनों हाथों में लड्डू जैसी स्थिति पैदा हुई है, उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के यूं कहें तो तोते उड़ाकर रख दिए हैं। और ये परिस्थितियां, याद रखिए, एक दिन में नहीं बनी। इन परिस्थितियों को बनाने के पीछे एक तरफ उत्तर प्रदेश का मिजाज, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के तरीके से यूपी में हांकने की कोशिश, और उन सब से आगे जाकर जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के घटते हुए जनाधार को भारतीय जनता पार्टी अपनी लाभार्थी चेतना में तब्दील करती जा रही थी, वो लाभार्थी चेतना एक बार फिर संविधान के मुद्दे के साथ जो दलित चेतना और फिलहाल की परिस्थितियों में भाजपा के विरोध में जाकर संविधान बचाने के नैरेटिव के साथ जाकर जो बीजेपी और संघ परिवार के खिलाफ जाती हुई दिखाई दी, उसने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन के लिए वो परिस्थितियां निर्मित कर दी जिन परिस्थितियों में अब भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने में फायदा है या योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा देने में फायदा है। उत्तर प्रदेश में सीएम बनाए रखा जाए या उत्तर प्रदेश के सीएम को बदल दिया जाए। यह मुद्दा यदि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए विमर्श के केंद्र में है, तो इस मुद्दे के लिए एक तरफ उत्तर प्रदेश के मिजाज का कमंडल की जगह मंडल की रथ पे सवार हो जाना, और दूसरी तरफ कमंडल से मंडल की यात्रा में अखिलेश यादव ने जो भूमिका निभाई, जहां वो विधानसभा चुनाव में करीब पहुंचते पहुंचते चूक कर गए थे, अब उसके बेहद करीब इन 2 सालों में लोकसभा और विधानसभा के बीच के जो 26 महीने थे, इन 26 महीनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मिजाज को अखिलेश यादव ने बदल कर रख दिया, उस सियासी बदले हुए मिजाज में अब जो परिस्थितियां दिख रही है, उन परिस्थितियों में तोते तो बीजेपी के उड़े हुए हैं, तोते गुजरात लॉबी के उड़े हुए हैं, और जो तोता उड़ा हुआ है उसके पीछे अखिलेश यादव की वो स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी ने एक तरफ पिछड़े वर्ग को एकजुट करने का काम किया, काफी हद तक एकजुट किया, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता का जो माहौल, जो बखेड़ा खड़ा किया गया था, उसको काफी हद तक नीचे किया, और तीसरी तरफ एक वैकल्पिक राजनीति को धार देने की जो कवायद थी, उसको सबसे ऊपर लाकर रखने का काम किया, जिसके बाद की परिस्थितियों में अब भारतीय जनता पार्टी के आगे एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई की स्थिति बन गई है। कैच 22 की सिचुएशन बीजेपी के सामने है कि वो योगी आदित्यनाथ को बनाकर रखे या उन्हें हटाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव ने जो मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाया, जो वीपी सिंह की मंडल राजनीति को आगे लेकर आए, उस राजनीति को आगे लेकर आने के बाद क्या नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते, क्या मोदी और योगी के चुनावी हिंदुत्व के रहते, क्या यह सफलता इतनी आसान थी? याद रखिए, नेता जन भावनाओं को धार दे सकता है, नेता जन भावनाओं में उबाल पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन नेता शांत पड़े हुए पानी में कंकड़ मारकर एक हल्की सी तरंग ही पैदा कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता जब तक जनता तैयार ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में जब चुनावी हिंदुत्व का चश्मा लोगों के आंखों से उतरने लगा और नया चश्मा चढ़ने लगा, और वो नया चश्मा मंडलवादी सियासत और सामाजिक न्याय की राजनीति के चश्मे को विकास के चश्मे के साथ जोड़कर एक आधुनिक परिवेश में मंडल पार्ट 2 के रूप में जब सामने आना शुरू हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब यह सोचना लाजमी हो जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। और यहीं से परिस्थितियां अखिलेश यादव के लिए निर्मित होती है, और यहीं से परिस्थितियां उस दिशा में जाती है जिसमें अखिलेश यादव के दोनों हाथों में लड्डू जैसी स्थिति है। अब दोनों हाथों में लड्डू क्यों है अखिलेश यादव के? तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप लगना शुरू हुआ। अब इसमें कितना दम है, कितना नहीं है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की है, उसे भी याद रखना होगा। और योगी आदित्यनाथ की इस छवि को जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट का काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक सेक्शन को यह लगने लगा कि यह छवि अब बोझ बनती हुई दिख रही है। लेकिन ध्यान रखिए,
सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए आदमी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता कोई। छवि नरेंद्र मोदी की कसौटी पर थी, सत्ता उनकी कसौटी पर थी, केंद्र की सत्ता, लेकिन बलि का बकरा योगी आदित्यनाथ को बनाने की तैयारी है। खैर, यह उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। अखिलेश यादव क्यों इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश को लेकर चले गए कि बीजेपी को सोचना पड़ रहा है, और दोनों हाथों में लड्डू की जो परिस्थितियां हैं उसको अब थोड़ा सा आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो यह स्थिति है कि योगी आदित्यनाथ पर जो ठाकुरवाद का आरोप चस्पा हुआ, वो आरोप भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी है। ठाकुरों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रखने के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता 2017 के पहले नहीं थी, खासकर जब सत्ता आ गई थी तब। लेकिन योगी आदित्यनाथ को सामने लाकर और फिर उन्हें हटाकर यदि हटाया जाता है तो ठाकुरों के मन में टीस की परिस्थिति पैदा होती है। तो याद रखिए, अजगर समीकरण का हिस्सा रहे हैं ठाकुर। समाजवादी धारा का जो मूल सामाजिक आधार हुआ करता था, अजगर, अहीर, जाट, गुजर और राजपूत, उस समीकरण का हिस्सा रहे। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो एक बार फिर यही ठाकुर वोटर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अखिलेश यादव के साथ खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ कुर्मी और मौर्य समाज की जो ओबीसी वर्ग में एक बहुत ही प्रभुत्वशाली बिरादरी मानी जाती है, उस बिरादरी ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव के पक्ष में काफी हद तक 2/3 या 3/4 के बीच में समर्थन देने का काम किया, वो विधानसभा चुनाव तक जो 100% जाने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जाति गणना और बाकी मुद्दे हैं। तो उससे निपटने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद में तब्दीली कर मौर्य या कुर्मी समुदाय से केशव प्रसाद मौर्य, पंकज चौधरी या किसी अन्य चेहरे को सामने लाने की कोशिश करती है, तो परिस्थितियां यही बनेगी कि एक समुदाय का वोट जो सपा में गया वो वापस भाजपा में लाने की कोशिश होगी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे समुदाय का वोट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी आदित्यनाथ उसके पोस्टर बॉय बने हुए हैं, वो समुदाय का वोट वापस अजगर समीकरण के दायरे में जाकर सिमट जाएगा। यही कैच टू सिचुएशन है। आज की तारीख में अमित शाह, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को हटाकर पर्सनल स्कोर हो सकता है कि कोई यदि पर्सनल स्कोर हो उसे सेटल कर सकते हैं, उसे चुकता कर सकते हैं अपना हिसाब किताब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने तो स्थिति यह है, और खासकर अखिलेश यादव ने जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिस्थिति पैदा कर दी है, जिन सामाजिक परिस्थितियों के बीच में सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को खड़ा कर दिया है, वो सामाजिक परिस्थिति अब बीजेपी के लिए इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण कर रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर रखे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 27 में सत्ता जाएगी। यदि कुर्सी से हटा दिया जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता जाएगी। दोनों ही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खतरनाक दिखाई दे रही हैं, और इन खतरनाक परिस्थितियों के बीच उत्तर प्रदेश एक बार फिर भगवा चोले से बाहर निकलकर समाजवाद के रास्ते पर जा रहा है। तो उसके पीछे एक ही मुद्दा नहीं है, वो समाजवाद मुलायम सिंह यादव वाला समाजवाद नहीं है। पार्टी वही है, समाजवादी पार्टी, निशान वही है, साइकिल। कांग्रेस पार्टी भी वही है जो सोनिया गांधी के पास थी। फर्क कितना है कि अब मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। ओबीसी वर्ग के लिए मुद्दा क्या है? ओबीसी वर्ग के लिए मुद्दा है जाति गणना। ओबीसी वर्ग के लिए मुद्दा है आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन का, यानी यूपी के कॉन्टेक्स्ट में कहें, यूपी के संदर्भ में तो राघवेंद्र सिंह कमीशन, और दिल्ली के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में कहें तो रोहिणी कमीशन। मुद्दा यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आरक्षण को अलग अलग वर्गों में, उपवर्गों में बांटा जाए और आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर ले जाया जाए। ओबीसी के संदर्भ में कहें तो 27% से ऊपर ले जाया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये समाज के अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति है कि इस वजह से वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए। जाति कोई भी हो, बिरादरी कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन दलित वर्ग के बीच एक दूसरी परिस्थितियां भी हैं। उनकी परिस्थितियां ये है कि ज्यादातर दलित समाज के लोग अम्बेडकराइट थॉट के हैं, उस विचार के हैं, और अम्बेडकराइट थॉट की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में 90 के पहले उतनी नहीं थी, जब दलितों में चेतना का असर कम था। आज की तारीख में कांसीराम ने जिस प्रकार से दलितों को जागृत किया,
जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपने अधिकार और अपनी चेतना को लेकर सामाजिक विमर्श के मुद्दे को जमीन तक पहुंचाने का काम किया, आत्मसम्मान की लड़ाई को नीचे तक लेकर गए, उसके बाद अंबेडकराइट सोच जमीन तक पहुंची दलितों में। और अंबेडकराइट सोच जब जमीन तक पहुंचती है तो बाबा साहब के विचारों के जमीन पर पहुंचने के बाद लाभार्थी चेतना की उम्र बहुत लंबी होनी नहीं थी, हुई भी नहीं। और 2024 के चुनाव में आपको पता लग गया कि क्या हो रहा है। तो उस तबके के बीच संविधान और संविधान के मूलभूत आदर्शों को लेकर जिस प्रकार की जागृति है, उस जागृति का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के पास कोई ऊर्जा नहीं बची है और ऊर्जा बचने की गुंजाइश भी दिखाई नहीं दे रही है। तो उस तबके को भारतीय जनता पार्टी के पाले में खींच कर लाना वैसे भी टेढ़ी खीर है, चाहे बहुजन समाज पार्टी एक्टिव रहे, चाहे चंद्रशेखर रावण की पार्टी एक्टिव रहे या ना रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आज के दौर में दलित समाज के बीच बढ़ते हुए असर ने उस स्थिति में तो लाकर खड़ा ही कर दिया है कि क्या बिहार, क्या यूपी, क्या अखिलेश यादव और क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव, अब कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस के पास कौन सा वोट है कि इनके साथ हम गठबंधन करें। आज कांग्रेस पार्टी वोट प्रतिशत को जीत में बदलने के लिए एक एश्योरेंस का काम कर रही है और यह स्थिति पैदा हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद। कांग्रेस पार्टी के उदयपुर चिंतन शिविर में सामाजिक न्याय के जो जनता दल का जो पूरा का पूरा नैरेटिव था, उसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना लिए जाने के बाद और ये परिस्थिति पैदा हुई है राहुल गांधी की वो जो सोशल जस्टिस वाली लाइन है, उस सोशल जस्टिस की लाइन को इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश, जिसमें अखिलेश यादव द्वारा बांटा गया, बतौर मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल में बांटा गया 17 लाख लैपटॉप भी आता है। तो एक साथ जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आए। 37 सांसद कभी मुलायम सिंह यादव भी लेकर के गए थे, लेकिन 37 सांसद जिस दौर में मुलायम सिंह यादव लेकर के गए थे 2004 के दौर में, उस दौर में बिना मुलायम सिंह यादव के 4 सालों तक सरकार चला पाने की स्थिति में केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि उसके साथ लेफ्ट फ्रंट का समर्थन था, वाम मोर्चे का, लालू यादव का, डीएमके का समर्थन था। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की हैसियत भी ये नहीं है कि 145 लोकसभा सीटों तक वो पहुंच जाए, फिलहाल तो नहीं पहुंची है, 99 के आसपास है। अब परिस्थितियां दूसरी है और इस दूसरी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुद्दे का एक हो जाना और इस मुद्दे से समाज के ज्यादातर तबकों का जुड़ जाना, और इसलिए जुड़ जाना जिसमें अग्निवीर का मुद्दा भी सामने आता है, सरकारी नौकरियों का मुद्दा भी सामने आ जाता है, ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी सामने आ जाता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जहां हरित क्रांति का असर रहा, वहां पर किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा भी जब सामने आ जाता है, और तकरीबन इन सारे मुद्दों पर इंडिया अलायंस के दलों के बीच एक सहमति, खुली सहमति की परिस्थितियां पैदा हो जाती है, तो क्या नौजवान, क्या किसान, क्या मुसलमान, सबकी स्थिति यही हो जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दायरे से, उसके चुनावी हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकलकर सोचे। और जब समाज सोचना शुरू कर देता है तो भूल जाइए चाणक्य नीति, समाज सोचना शुरू कर देता है तो भूल जाइए एक अकेला कितनों पर भारी का नैरेटिव, भूल जाइए अच्छे दिनों की आस, क्योंकि अच्छे दिनों की आस जनता को अब नरेंद्र मोदी से नहीं है। अच्छे दिनों की आस निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का विकल्प जो बनता दिखेगा उनसे है, और अच्छे दिनों की आस तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं है। तीरथ सिंह रावत से लेकर अश्विनी चौबे और उत्तर प्रदेश में तो कोई ना कोई विधायक रोज कुछ ना कुछ बोल दे रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां ये दिखा रही है कि अच्छे दिनों की आस अब बची नहीं है, न तो बीजेपी के अंदर और न ही बीजेपी से बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हुए वोटर्स को। यही अखिलेश यादव की अहमियत सबसे ज्यादा समझ में आती है कि एक तरफ सामाजिक ताने बाने यानी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बीजेपी को मात देना, दूसरी तरफ आर्थिक मसलों पर, जनता से जुड़े हुए मसलों पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों को कॉर्नर करना। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ जा रही एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और ट्रेन दुर्घटना कब हुई है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जन्मदिन है,
और अश्विनी वैष्णव के जन्मदिन के दिन रेल दुर्घटना होती है। कवच दिखा रहे थे कि इससे ट्रेनों में एंटी कोलिजन डिवाइस है, ये टक्कर रोधी। कहाँ गया वो कवच, कहाँ गया वो कुंडल? महाभारत में आपने देखा होगा कि दानवीर कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया था। तो क्या अश्विनी वैष्णव ने भी अपना कवच कुंडल दान कर दिया है, भारतीय रेलवे का कवच कुंडल? अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, अब जनता के बीच सेफ्टी यानी सुरक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, भागीदारी और इन सब से आगे बढ़कर सुरक्षा, ये सारे मुद्दे जब एक साथ आकर खड़े होते हैं तो हिंदू खतरे में है। 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगाने की कोशिश कि जागो हिंदू जागो, गांव गांव में जाकर के लोग चिल्लाते हैं, दक्षिणपंथी धारा के लोग, जागो हिंदू जागो। अगली लाइन वो नहीं बोलते कि 5 किलो राशन के लिए लाइन में लागो। हिंदुओं को जगाते हैं, हिंदुओं के बच्चे किस स्कूल में जाएंगे, उस स्कूल की हालत क्या है, हिंदुओं के बीमार लोग किस अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे, उस अस्पताल की हालत क्या है। इन सारी चीजों पर जब जनता आकर खड़ी हो जाती है तो जनता को अपना मंदिर भी दिखाई देने लगता है, जनता को अपना मस्जिद भी दिखाई देने लगता है, और इस मंदिर और मस्जिद के आगे उनको अपना मकसद भी दिखाई देने लगता है। तो मंदिर और मस्जिद के आगे जब मकसद जाकर खड़ा हो जाता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासत कमजोर पड़ जाती है। और जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासत कमजोर पड़ जाती है तो बलि का बकरा ढूंढना शुरू हो जाता है कि अब किसके सिर पर ठीकड़ा फोड़ा जाए। और जिसके सिर पर ठीकड़ा फोड़ने की बात हो रही है उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा होगा, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। ठीक है, इस तरह के मजाक वो कर रहे हैं, लेकिन मॉनसून ऑफर में 100 लाओ सरकार बनाओ यदि वो कर रहे हैं, उससे ज्यादा आसान तो यह है कि दिल्ली में 28 लाओ और सरकार बनाओ। नीतीश नायडू आए और इंडिया गठबंधन सरकार बनाए, वो परिस्थिति तो ज्यादा आसान है। और स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव के लिए वो परिस्थिति आसान है, राहुल गांधी के लिए वो परिस्थिति आसान है। और बजट सत्र एक आदर्श परिस्थिति उत्पन्न करा रहा है जिसमें न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की गुंजाइश दिख रही है, न ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की गुंजाइश दिख रही है, न ही बिहार का बढ़ा हुआ आरक्षण नवी अनुसूची में डाले जाने की गुंजाइश दिख रही है। तो सत्ता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हिलाने की कोशिश बीजेपी के अंदर से हुई। केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग दिल्ली आए, स्टूल पर नहीं आए, फ्लाइट से ही आए, दिल्ली आए, लेकिन बैरंग वापस लौटे। सत्ता में उन्हें बड़ी गुंजाइश मिलने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। और जब संभावनाएं नहीं दिख रही है तो मॉनसून ऑफर अखिलेश यादव का देखते जाइए। 100 लाओ सरकार बनाओ की जो स्थितियां हैं वो 100 लाओ सरकार बनाने से ज्यादा जनमत बनाने पर जाकर केंद्रित हो गई है। और जनमत बनाने के इस दौर में खतरा लखनऊ की सत्ता को कम, दिल्ली की सत्ता को ज्यादा है, क्योंकि अखिलेश यादव के 37 सांसद लखनऊ की सत्ता को न तो बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। वो बिगाड़ सकते हैं तो दिल्ली की सत्ता के समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं, और लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ वो जनमत को बना और बिगाड़ सकते हैं जो काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी आगे आप देखते जाइए। अखिलेश के दोनों हाथों में लड्डू होना भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़ा रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद हराम कर रहा है। और आगे और क्या करेगा, चंद दिनों में संसद का सत्र शुरू होने दीजिए, सब कुछ आपके सामने शीशे की तरह साफ होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।